हेलो हाय गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति सीरीज़ को, और इससे पहले हमने 5 वीडियो जो है पहले ही देख लिया है, और उसमें हमने पढ़ा था दूरी सूत्र और उसके अनुप्रयोगों को। इस वीडियो में हम लोग जो है अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और भी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग आगे आने वाले 4-5 वीडियो के जो हैं थ्योरी उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ तो इस वीडियो को अच्छे से देखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है और लगातार जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को इसमें देख लेंगे, और उसके बाद जो है अगले 3-4 वीडियो में जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको हमारे साथ बस बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 को और देखते हैं कि आखिर हम लोग आज क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। तो जो हमेशा की तरह हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है हम लोग देखेंगे क्या पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डील करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो भी है इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो फार्मूला होगा उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो है जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम लोग इस लेक्चर के अगले लेक्चर में जो है शुरू करने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, हमें हमारे साथ बने रहना है। और जिनको भी जो बच्चे मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो कुछ इस टाइप का बिहेव करते हैं, जो इस प्रकार से छिपे रहना चाहते हैं, ज़रूर इस लेक्चर को देखने के बाद, इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाने वाला है। इसका आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है इस लेक्चर में। तो देखिए हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस पूरे वीडियो में, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या क्या है हमारे पास। विभाजन सूत्र देखना है, हमें मध्य बिंदु सूत्र देखना है, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, और कुछ समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म आपको देखना है, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, केंद्र क्या, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। आपको बस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा देख के आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आखिर ये सब है क्या। आपको बस बने रहना है और सीधे सीधे क्या करना है, वीडियो को लगातार देखे जाना है, और आपको जो भी है सिर्फ आपको एक आसान सा काम करना है। जितना भी हार्ड काम है, जो कठिन काम है, हमने आपके लिए पहले ही कर दिया है। आपको बस इसको देखते जाना है और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके, और देखते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। तो देखिए हम लोग पहले सूत्र देख लेते हैं ना, जो फॉर्मूला है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है, सूत्र देखने के बाद हम लोग उसके एप्लीकेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, है ना। तो आपको बस करना ये है कि बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, और इसको याद करने के बाद अल्टीमेटली आप कैसे हो जाओगे, आप में इनके जैसा पावर आ जाएगा, है ना। आप ज़रूर जानते होंगे कौन है, आयरन मैन, है ना। तो एकदम दूर से ही आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को जो है डील कर सकते हो, आपके पास एक सुपर पावर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र को, और उसके बाद जो है हम लोग इसको त्रिभुज पे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए तो विभाजन सूत्र किसको कहते हैं, तो विभाजन सूत्र जो फॉर्मूला है उसको हम लोग 2 टाइप का होता है हमारे पास। आपको मोस्टली जो है वो अंतः खंड वाला जो विभाजन होता है, 2 तरीके से विभाजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, तो एक लाइन है ए और बी, और इसके बीच में कोई पॉइंट है पी। तो ये पी जो पॉइंट है वो इसको क्या कर रहा है, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है ना। इंटरनली मतलब ये बीच में है, अंतः मतलब
आंतरिकतः विभाजित कर रहा है। और जब कुछ ऐसा हो, मान लीजिए कि हमारे पास A और B यहाँ पे हो और P जो है इस यहाँ पे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है P AB को बाह्यतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, हम लोग दोनों में क्या करते हैं, AP बाई PB देखते हैं, है ना। यहाँ पे भी AP बाई PB हम लोग कैलकुलेट करते हैं विभाजन के लिए। यहाँ भी आपको क्या करना है, AP बाई PB ही करना है। तो इस सिचुएशन में इसको क्या कहते हैं, ये आंतरिकतः विभाजन हो रहा है। और दूसरा जो है वो क्या ये है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्यतः विभाजन। ठीक है, क्या करना है, दो तरीके से विभाजन होता है। जब अगर P बिंदु, जो भी बिंदु विभाजित कर रही है किसी रेखाखंड को, अगर वो बीच में है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आंतरिकतः विभाजित कर रही है। और अगर वो बिंदु उस रेखा को बढ़ाने पे कहीं पे आ रही है आगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि बाह्यतः विभाजित कर रही है ना। और ये जो रेशियो आता है, ये क्या आता है, हम लोग M1 बाई M2 सेलेक्ट करते हैं, है ना। मतलब ये पार्ट हुआ M1 और ये पार्ट हुआ M2। एक्चुअल में ये पार्ट नहीं हुआ, फिर भी AP बाई PB का रेशियो क्या हुआ, M1 बाई M2, अगर ऐसा हमको दिया हुआ है। या कई बार हमको रेशियो फॉर्म में भी लिखा रहता है AP/PB इक्वल्स M1 अनुपात M2। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है। तो अगर कोई बिंदु आंतरिकतः विभाजित कर रहा है, तो जो उस बिंदु का P का निर्देशांक होगा वो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2, है ना। ये क्या चीज़ के लिए है, ये आंतरिकतः विभाजन के लिए दिया गया है ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या है विभाजन सूत्र, क्या है। अगर हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो P का निर्देशांक क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और y कोऑर्डिनेट अगर उसका निकालेंगे, y नियामक, तो M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्या करना है, रट्टा मार लेना है ना, याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ताकि इनके जैसे आप में पावर आ जाए। ठीक है, बस उसके बाद आप क्वेश्चन को ऐसे करके बस सॉल्व कर देंगे नहीं। तो देखिए अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आंतरिकतः विभाजन है, जब बाह्यतः विभाजन होता है तो फिर से हमारा AP बाई PB जो है M1 बाई M2 ही रहता है। लेकिन इस कंडीशन में इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जहाँ जहाँ प्लस साइन है बीच में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही सारा चेंज होने वाला है फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसी का एक स्पेशल कंडीशन आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र को भी हम लोग देख लेते हैं कि मध्य बिंदु सूत्र जब M1 और M2 क्या हो जाता है, दोनों का रेशियो जो है 1 आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को मध्य बिंदु, इसी फॉर्मूला से मध्य बिंदु सूत्र मिलेगा। और ये आता है मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जिन बच्चों को याद हो गया यहाँ तक, वो आधे जो है आयरन मैन बन चुके हैं अब। ठीक है, अब देखिए केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, जस्ट हम लोग अगले स्लाइड पे देखने वाले हैं ज़्यादा डिटेल में। बस आपको क्या करना है, फिलहाल मेमोराइज कर लेना है आपको। क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट जो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाई 3, है ना। ये इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकाल सकते हैं। त्रिभुज में जो है x1 y1 उसका क्या होगा, एक जो शीर्ष होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा, x2 y2 जो है वो दूसरे शीर्ष का नियामक है, और x3 y3 जो है वो क्या है, तीसरे शीर्ष का नियामक है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो होगा केंद्रक का निर्देशांक क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, चलिए
बहुत ईजी है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आप कह सकते हैं याद रखने के लिए। मैं एग्जैक्टली ये दोनों में कोई रिलेशन उतना है नहीं, लेकिन आप याद करने के लिए आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। ठीक है, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक फिर से अगर उसका जो नियामक है अलग अलग शीर्ष का x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उस कंडीशन में उसका जो x कोऑर्डिनेट आता है वो आता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट आता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो है कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसको मेमोराइज कर लेना है अच्छे से, और फिर आप जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे। हम लोग जो हैं किस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे चीज़ों को, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आपको बस लगातार बने रहना है हमारे साथ। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या हैं। इनमें से कुछ चीज़ों को हम लोग और एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब क्या है कि हमारे पास केंद्रक किसे कहते हैं, है ना। केंद्रक किसे कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में एक होती है क्या, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि माध्यिका जो है केंद्रक को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे ये शीर्ष है, मान लीजिए कि हमारे पास जो है ABC एक त्रिभुज है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, है ना, यहाँ पे सपोज हमारे पास मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है BC का। ठीक है, तो BC का ये मध्य बिंदु है, तो इसको सामने वाले शीर्ष को अगर BC के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, है ना। अगर इसके मध्य बिंदु को सपोज यहाँ पे है इसका मध्य बिंदु, तो हम लोग अगर ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, एक माध्यिका बनेगा, और तीसरा जो है इसके मध्य बिंदु से ऐसे मिला देंगे तो 3 माध्यिका, है ना। तो किसी भी त्रिभुज में जो है 3 माध्यिका बनती है। कैसे बनती है, जब हम लोग त्रिभुज के किसी शीर्ष को सामने वाली रेखा के, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज की माध्यिका प्राप्त होती है। ठीक है, 3 माध्यिका होगी, तो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और इसको G से जनरली डिनोट किया जाता है। ठीक है, लिखा जाता है ना। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष के सामने वाली शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी जो है माध्यिका कहलाएगी, और त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था। क्या निकाला था, हमारे पास इस बिंदु का जो है नियामक क्या आया था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस बिंदु का जो है नियामक निकाल सकते हैं। यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है ना नियामक, b का जो नियामक है वो है x2 y2, और c का जो नियामक है वो है x3 y3। क्लियर है, तो इस टाइप से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जैसे ही आप ये सब चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपके अंदर एक खुशी होगी, मज़ा आएगा, है ना, और आप जो है इस तरह से हंसने लगेगा।
मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो इसी बात पे आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। नहीं तो क्या करूँगा मैं आपको श्राप दे दूँगा। नहीं, क्या करना है कि आप स्पाइडरमैन की तरह लटकने लगो। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो आगे आपको क्या करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे जो है हम लोग कैसे और भी कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, और वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज के माध्यिका केंद्रक और अंतः केंद्र एक बार हम लोग डिटेल में एक बार और फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो है और इनलार्ज व्यू दिया गया है। तो ये मान लीजिए कि हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा माध्यिका मिल गया, इधर से भी मिड पॉइंट को मिलाएंगे माध्यिका, है ना, और इधर से भी ऐसे मिला देंगे तो मिड पॉइंट को। हालांकि ये मिड पॉइंट नहीं हुआ है, आपको खुद से ड्रॉ कर लेना है। मध्य बिंदु को क्या करना है, इस भुजा के मध्य बिंदु को, इस भुजा के मध्य बिंदु को और इस भुजा के मध्य बिंदु को क्या करना है, सामने मिला देना है, ठीक है। तो हम लोग को जो रेखा प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। सामने मिलाएंगे तो, और उनके कटान बिंदु को हम लोग कहेंगे केंद्रक, ठीक है। अंतः केंद्र जो होता है, अंतः केंद्र का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए क्या करना होता है, जैसे अगर किसी त्रिभुज के भीतर अगर हम लोग वृत्त खींचे ना, तो उसका जो केंद्र होगा उसके भुजाओं को स्पर्श करते हुए, तो उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के भीतर उसके तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए कोई वृत्त खींचा जाता है, तो उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता है ना। इसका जो लंब, इस भुजा का लंब समद्विभाजक होगा, इस भुजा का जो लंब समद्विभाजक होगा और इस भुजा का जो लंब समद्विभाजक होगा, वो सारा जो होता है इसी पॉइंट से होके पास करता है। तो इसको निकालने के लिए, इस पॉइंट का हम लोग नियामक निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, जो है हमारे पास अंतः केंद्र का नियामक का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, ax1 + bx2 + cx3 बाई a + b + c, और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए था ay1 + by2 + cy3 डिवाइड बाई a + b + c। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है हम लोग बार बार ए बी सी मैंसन कर रहे हैं, आखिर ए बी सी है क्या, है ना। तो मान लीजिए कि इस शीर्ष को हम लोग ए से लिखें और इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1, और ये जो है ये b है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये जो है ये है हमारा c और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो उस कंडीशन में जो है देखिए, अब ये जो a है वो क्या है, तो देखिए शीर्ष a के सामने वाले भुजा की लंबाई को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, a से, है ना। यहाँ से ये जो लेंथ है ना, BC का जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा, a के। b के सामने वाले, है ना, कोण जो है बन रहा है b के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे, b को, है ना, इसकी लंबाई को, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि AC का जो लंबाई है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। और इस वाले को देख रहे हैं, कोण C के सामने वाले भुजा को हम लोग छोटे c से लिखते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि AB जो है वो उसका लेंथ क्या है, उसकी लंबाई जो है वो c के बराबर है। तो हम लोग दूरी सूत्र से क्या करेंगे, इसका लंबाई निकाल लेंगे, है ना। b और c के बीच में हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका लंबाई निकला। a और b के बीच लगाएंगे, इसका लंबाई निकलेगा। और यहाँ पे a और c के बीच लगाएंगे तो हम लोग को b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग निकलेगा इसका वैल्यू, तो हम लोग को इसमें पुट कर देना है अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए, और बस हमारा जो काम है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इन सब फॉर्मूला के हेल्प से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम को देखने का सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट जो है एक बार मैं बताना चाहूँगा अभी, एक चतुर्भुज से रिलेटेड, है ना। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं उन पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए एक होता है क्या,
चतुर्भुज के प्रकार, उसके गुणधर्म को हम लोग जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो हमारे पास क्या है, एक है समांतर चतुर्भुज, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा जो है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी और डी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी जो होगा वो समांतर होगा किसके, ए बी होगा डी सी के समांतर, और बी सी जो होगा वो समांतर होगा ए डी के। ठीक है, और जैसे ही ये समांतर होगा तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, सामने सामने वाला समांतर है तो लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ए बी की जो लंबाई हो जाएगी वो डी सी के बराबर हो जाएगी, और बी सी की जो लंबाई होगी वो ए डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को पता होना चाहिए, इसमें हमने पहले भी देखा है, अगर आपने उसको मिस कर दिया हो या फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो है छूट गया हो तो आप यहाँ पे उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसको और इसको आप मिलाएंगे, है ना, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण, सामने वाले शीर्ष को ऐसे मिलाते हैं तो विकर्ण प्राप्त होता है। इसमें दो विकर्ण है, ठीक है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या होगा, दोनों विकर्ण का लंबाई जो होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ दोनों आपको लगभग बराबर दिख रहा है, और यहाँ पे भी ये और ये इक्वल दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए इस पॉइंट को हमने ओ लिखा, तो दोनों विकर्ण AC और BD जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से अगर देखेंगे तो हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा, DO जो होगा वो OB के बराबर होगा, और साथ ही साथ AO जो होगा वो OC के बराबर आएगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में इतना चीज़, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हो, तो इतना चीज़ जो है वो पता होना चाहिए, और इससे मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी देखेंगे। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, समांतर, ये जो है तिरछा है, और हमने इससे इसको धक्का दिया ऐसे, और ये आके सीधा हो गया, है ना। तो अभी भी देखेंगे क्या, ये क्या बन गया, हमारे पास बना, ये बना आयत। ठीक है, रेक्टेंगल। तो आयत में क्या होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज का ही एक स्पेशल फॉर्म है, एक स्पेशल रूप है। इसमें भी देख रहे हैं कि सामने सामने वाला क्या है, समांतर और बराबर है ना, ये और ये एक दूसरे के समांतर और बराबर हैं, ये और ये एक दूसरे के समांतर और बराबर। बस एक कंडीशन क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो विकर्ण है उसकी लंबाई जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास ये वाला जो है कंडीशन पूरा हो रहा है आयत के केस में, ये भी पूरा हो रहा है, ये भी पूरा हो रहा है, ये भी पूरा हो रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे जो विकर्ण बराबर नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, है ना। तो ज़रूरत पड़ने पे अगर कहीं पे हम लोग को ये चेक करना पड़े कि कौन सा समांतर चतुर्भुज है और कौन आयत है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसका लेंथ, है ना, सामने सामने वाला जो है वो बराबर है कि नहीं। वो चेक करने के बाद हम लोग अगर डायगोनल चेक करने पे, है ना, AC का हम लोग दूरी सूत्र लगा के वैल्यू निकालेंगे, BD का दूरी सूत्र लगा के वैल्यू निकालेंगे, और दोनों इक्वल आ गया तो वो समांतर चतुर्भुज आयत है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ये स्पेशल कंडीशन है। तो समांतर चतुर्भुज आयत है कि नहीं, है, ये चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस कंडीशन को चेक करने के साथ साथ हम लोग को इसके विकर्ण की लंबाई भी चेक करनी होगी। अगर विकर्ण की लंबाई सेम आ जाती है दोनों विकर्ण की, तो हम लोग बोलेंगे कि वो आयत है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसको, इसको बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज जो है उसमें क्या स्पेशल होता है, तो यहाँ पे जो है समचतुर्भुज जो है ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज का ही एक स्पेशल
फॉर्म है, इसमें क्या होता है, आमने सामने वाला तो चलो समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, लेकिन इसके चारों भुजा का जो लेंथ है वो लंबाई जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो हो जाएगा बी सी के बराबर, बी सी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, और सी डी जो है वो डी ए के बराबर, मतलब चारों भुजा का लंबाई जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। अब इसमें क्या स्पेशल है, इसमें भी विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब अभी मैंने बताया था, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन क्या होता है कि इसमें जो विकर्ण है एक दूसरे को ये विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पे जो है 90 डिग्री बनेगा चारों कोण। ठीक है, तो कई बार इसका ज़रूरत पड़ता है, तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। तो अगर समचतुर्भुज है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए का अगर लेंथ बराबर आ गया, चारों लंबाई जो है चारों भुजा की लंबाई अगर सेम आ गई, तो वो समचतुर्भुज है। इसी को जब हम लोग धक्का देके सीधा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वर्ग आ जाता है। ठीक है, तो वर्ग में भी क्या होगा, आमने सामने की भुजा जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी, चारों भुजा बराबर होगी। बस इस कंडीशन में इससे क्या अंतर आता है कि इसमें इसके विकर्ण की लंबाई जो है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ भी समकोण पे ही काटेगा, लेकिन विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। तो इतना सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये सब चीज़ें जो है आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जो है अब आप दूसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तैयार हो, और हम लोग अगले वीडियो में जो है देखेंगे कि आखिर हम लोग प्रॉब्लम को कैसे कैसे डील करते हैं किस सिचुएशन में। ठीक है, और लगातार हम लोग जो है लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, पहले से हमने लिखने का तरीका जो है तैयार करके रखा हुआ है, ताकि जो है आप बोर्ड में लिखने का तरीका भी सही से लिखें, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो आपको बस लगातार इस सीरीज़ में जुड़े रहना है, और उसके बाद जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, और उसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे इस एक्सरसाइज से जुड़े प्रॉब्लम्स को, प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं।